हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। अब एग्जैक्टली पूरा केस है क्या, इस केस की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सारी बातें 5 मिनट के अंतर्गत मैं इक़्तिदार खान मीमांसा इसके प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या न्यूज़ है इसके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ ये है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी उसने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि लैंड के रूप में थी उसको एक्वायर किया। अब एक्वायर करने के बाद जिन लोगों से वो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उन लोगों ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहां पर एक केस फाइल किया। अब केस फाइल करने के बाद जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने बोला कि हम लोग पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर सकते हैं कंपनसेशन देने वेने के बाद। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट जो थी उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की जो बातें थी उसी को ही एक्सेप्ट करते हुए जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप लोग 60 दिन के अंतर्गत ये पैसा एज अ कंपनसेशन आप भरें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अगर सरकार लेना चाहती है तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के वो ले लेगी उसको लेने के लिए सरकार को एक 7 स्टेप के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और यही आज की वीडियो का मेन एसेंस है। अगर सरकार ये चाहती है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करे तो उसे 7 स्टेप जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर उसने ये फॉलो नहीं किया तो चीजें कोर्ट में आएंगी और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनको रिहाई मिलेगी। अब ये एग्जैक्टली है क्या, 7 स्टेप है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली राइट टू प्रॉपर्टी का इंडिया में स्टेटस क्या था, अभी क्या है और क्या होने वाला है। फिलहाल राइट टू प्रॉपर्टी जैसे आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं। फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। जब आपको याद होगा जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास 7 तरीके के फंडामेंटल राइट है, 7 फंडामेंटल राइट। कौन कौन से थे वो बात की बात है। 7 फंडामेंटल राइट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक उसके अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट था जिसके बारे में आर्टिकल 31 में बात की गई थी। और थोड़ा बहुत इसके बारे में बात आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज एफ है उसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई थी। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी भी था जिसके बारे में कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 31 में मेंशन था और आर्टिकल 19 के पहले भाग के एफ वाले सेगमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। अब ये इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है और इसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी इसके अलग अलग क्लॉजेस है। अभी मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे न्यूज़ के बारे में कंप्लीट कराना। उसके बाद होता क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी होने की वजह से जो सरकार डेवलपमेंट के वर्क करना चाहती थी तो अक्सर नहीं हो पाते थे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि सरकार अगर एक रेल की पटरी को बिछाना चाह रही है और जिस रास्ते से जा रही है बीच में एक कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो अक्सर क्या होता था, गवर्नमेंट बोलती थी कि ऐसा है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप हमको दे दो और इस पर कुछ कंपनसेशन आप हमसे ले लो। लेकिन जब लोगों से ये बोला जाता था कि तुम इस पर कंपनसेशन लेके ये प्राइवेट प्रॉपर्टी मुझे दे दो तो जो लोग होते थे उसकी रिस्पेक्ट में कहां चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट। चूंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब इसकी वजह से डेवलपमेंट का काम रुक रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई साहब ने एक ही काम अपनी लाइफ में बहुत तगड़ा किया था, वो था 44वां संविधान संशोधन को पास करवा के। अब 44वां संविधान संशोधन वो संविधान है कि जिसने 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में पास हुआ, मैडम इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में पास हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसके बहुत सारे क्लॉजेस को चेंज कर दिया था। और उसी ने एक और लैंडमार्क जजमेंट लिया था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया था। और यही सारी बातें आपकी यहां पे लिखी हुई है। आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, उसने 7 फंडामेंटल राइट की जगह पर अब कितने बचे थे, 6
चूंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल 31 में था, फंडामेंटल राइट था, वो उसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A, और एक लीगल राइट बना दिया गया था इसको। अब लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में फर्क क्या होता है? फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होगा तो पहली बात तो हो नहीं सकता जनरली, और अगर होता है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन लीगल राइट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आपको बाय वे ऑफ अपील हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा फिलहाल। उसके बाद ये सब अभी इसका करंट का स्टेटस है। अब इसके बाद देखते हैं कि वो एग्जैक्टली 7 बातें कौन सी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेने से पहले किसी भी सरकार को अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसको जल्दी से देख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। सबसे पहली बात क्या बोलती है? सबसे पहले बोला जाता है कि राइट टू नोटिस, मतलब जब कभी भी सरकार किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से कोई भी उसकी प्रॉपर्टी लेने जाएगी तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि भैया हम ये वाली प्रॉपर्टी तुमसे लेने के लिए जा रहे हैं। राइट टू नोटिस, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद अब मान लो सरकार ने इन्फॉर्म कर दिया तो जो सामने वाली पार्टी, जो प्राइवेट पर्सन है, उसकी भी तो बातों को सुना जाए। मतलब कि राइट ऑफ सिटीजन टू बी हर्ड, मतलब कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो उसका ओनर है, उसकी भी बातों को सुना जाए कि वो राजी है या नहीं राजी है। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ इट्स डिसीजन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। उसके बाद सरकार ने अपनी बात बताई, उसकी बात सुन ली। अब उसके बाद सरकार को यह बताना है कि नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर लेने के पीछे जो मैंडेटरी कॉज है वो उसको इन्फॉर्म करना, ये तीसरे स्टेप में आता है। और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रॉपर्टी ली जा रही है उसका पर्पस पब्लिक होना चाहिए, मतलब कि पब्लिक पर्पस पे ही ये प्रॉपर्टी ली जाएगी। अगर पब्लिक पर्पस नहीं है, किसी जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी लेके किसी जाके अडानी या अंबानी को दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रॉपर्टी सरकार को नहीं मिलेगी। पब्लिक पर्पस पर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पर्पस। उसके बाद मान लीजिए कि सब कुछ हो गया, उसके बाद ये जरूरी है कि जो कंपनसेशन दिया जाएगा प्राइवेट इंडिविजुअल को वो भी फेयर होना चाहिए, मतलब कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, फेयर कंपनसेशन। और छठे पॉइंट में यह है कि जब सरकार फेयर कंपनसेशन डिसाइड हो जाए तो जो टाइमलाइन बताई गई है कि इस टाइमलाइन तक ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसको फॉलो करना जरूरी है। और एक्विजिशन का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ये छठा स्टेप था। और सातवें स्टेप में क्या होता है कि इस सारे प्रोसेस को जितनी जल्दी हो सके कंक्लूड कर देना चाहिए और सारी जो लीगल वर्क है वो सब चीजें फाइनल कर दे जितनी जल्दी हो सके। तो दीज आर द 7 स्टेप जिसको फॉलो करके सरकार किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी को ले सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप रेगुलर बेसिस पे जानना चाहते हैं तो मीमांसा आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।